हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का अपना यूपीएससी ओपनिंग चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रही है इसमें से हमारा फीसद फर्स्ट कवर हो गया, फीसद 2 कवर हो गया। हम फीसद 3 की बात करेंगे, हो सकता है फीसद 4 की भी बात करें। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे संविधान की प्रकृति, तो इससे पहले हम जान लेते हैं कि विश्व में या ग्लोबली रूप से संविधान कितने प्रकार के होते हैं। तो संविधान कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कौन कौन से प्रकार से, तो देख लेते हैं हम। एक एकात्मक संविधान, एकात्मक, और दूसरा क्या होता है संघात्मक, और अर्ध संघात्मक। तो दोस्तों, यूनिटरी, और इसे बोल देते हैं फेडरल, इसे बोलते हैं क्वासी फेडरल। तो दोस्तों, अपने संविधान, भारतीय संविधान के लिए कई कई लोगों ने क्या कहा है कि भारतीय संविधान को केसी व्हीलर ने क्या कहा है कि हमारा भारतीय संविधान, केसी व्हीलर ने कहा है, केसी व्हीलर कहते हैं कि हमारा संविधान जो है वो कैसा है, अर्धसंघात्मक है। जबकि हमारी हाई सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है अपनी निर्णय में कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है। डी बसु भी क्या कहते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी क्या कहती है, प्रस्तावना भी क्या बोलती है कि हमारी प्रकृति, प्रस्तावना भी हमारी क्या बोलती है कि हमारी भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है। अलेक्जेंड्रोविस भी क्या कहते हैं कि हमारे संविधान की कैसी प्रकृति है, संघात्मक। तो इस प्रकार से, लेकिन हमारे कई लोग एकात्मक बोलते थे, लेकिन वो भी सही नहीं है। तो दोस्तों, अब हम संघात्मक में देख लेते हैं कि संघात्मक प्रकृति आखिरकार होती क्या है। तो संघात्मक भी के भी क्या होते हैं, टाइप होते हैं। इसमें भी क्या होते हैं, टाइप। कैसे कि हम देख लेते हैं, संघीय और परिसंघीय और महासंघीय। तो ये 3 प्रकार के क्या होते हैं, संघात्मक प्रकृति होती हैं। तो संघात्मक, संघीय क्या होगी, मतलब यूनिटरी। इसे हम परिसंघीय से महासंघीय बोलते हैं, महासंघीय। तो दोस्तों, यह क्या होता है, महासंघीय या महासंघीय बोल देते हैं। तो संघीय में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सेंटर जो होता है, स्टेट जो होते हैं वो एक ही पेरीफेरी के अंदर रहते हैं, अगर समझने के लिए याद करें। और परिसंघ में क्या होता है कि परिसंघ में सेंटर और स्टेट के पावर क्या होती हैं, लगभग बराबर शक्तियाँ होती हैं। और महासंघीय में क्या होता है कि सेंटर से ग्रेटर होता है स्टेट। तो स्टेट क्या होता है, जैसे कि तुमने देखा होगा यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है। तो यूएसआर का विघटन से पहले वहाँ पर स्टेट पावरफुल थे, तो स्टेट का क्या हो गया, उन्होंने धीरे धीरे उससे हटा दिया, इसलिए यूएसएसआर का विघटन हो गया था। तो वहाँ महासंघीय व्यवस्था थी। परिसंघीय जैसे कनाडा में देख सकते हैं, ठीक है। तो कनाडा में क्या है दोस्तों कि यहाँ स्टेट और इसके पास बराबर पावर है। अपनी यूएसए में देख लेते हैं तो वहाँ भी परिसंघीय व्यवस्था है, संघात्मक है लेकिन परिसंघीय है। और क्या बोलते हैं, इंडिया में कैसी है, संघीय व्यवस्था है। तो ये होती हैं हमारे 3 प्रकार से व्यवस्थाएं। तो भारतीय संविधान कैसा होगा, संघीय होगा, जिसमें सेंटर पावरफुल होगा, स्टेट लेकिन उसी के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये होगा, नेशंस जो होंगे वो होंगे, तो हमारा ये संघीय होगा। तो दोस्तों, हम इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे जब हम कंपेयर ग्लोबल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करेंगे। तो हम देखेंगे जैसे कि यूएसएसआर में जब हम यूएस से हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि 2 प्रकार से, जैसे यूएस की जो व्यवस्था है और इंडिया की जो व्यवस्था है, इसको काट देते हैं, जैसे इंडिया और यूएस, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या होता है कि हम कहें इंडिया में कैसी व्यवस्था है, संघात्मक। और यूएस में कैसी है, अध्यक्षात्मक, ठीक
ठीक है, अध्यक्षात्मक। तो इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, यहाँ पर फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, मतलब संघीय प्रकार या संसदीय प्रकार की सरकार होती है जैसे संघात्मक में। तो हम ये भी जानेंगे संघात्मक की क्या क्या व्यवस्था हो, ये जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो संघात्मक क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सरकार का प्रमुख और राष्ट्र प्रमुख अलग अलग व्यक्ति, सरकार का प्रमुख जैसे कि अपन पीएम बोल देते हैं, और राष्ट्र का प्रमुख किसे बोल, राष्ट्रपति, तो यहाँ अलग अलग होते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है, सरकार का और राष्ट्र का एक ही होता है, जैसे प्रेसिडेंट, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका में वर्तमान में, तो वो एक ही बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ होते हैं जो कि हम ग्लोबल कंडीशन जब हम कंपेयर करेंगे तो वहाँ और अच्छे से जानेंगे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वास्तु शक्तियाँ प्रधानमंत्री के पास होती हैं, लेकिन यहाँ एक ही व्यक्ति के पास होते हैं, जो कि क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के पास। तो ये सब होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं इसमें कि तो हमारा ये क्या था, थोड़ी सी हमने देखा था भारतीय संविधान की प्रकृति। तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है दोस्तों, संघात्मक है, जो कि कैसी है, एक प्रकार से संघीय प्रकार की है। ठीक है, संघीय प्रकार की। तो दोस्तों ये हुआ हमारा भारतीय संविधान की प्रकृति का। पूछे भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, संघात्मक है, संघात्मक के साथ कैसी है, संघीय है। संघात्मक होने के लिए कुछ वैश्विक मानक होते हैं। ठीक है, वो वैश्विक मानक क्या होते हैं, तो संघात्मक होने के लिए मानक देख लेते हैं। कोई व्यवस्था अगर संघात्मक है तो उसके मानक क्या होते हैं, संघात्मक व्यवस्था अगर होती है तो उसके क्या मानक होते हैं, तो उसके कुछ कई मानक होते हैं। 5 मानक मानते हैं हम, अगर कोई व्यवस्था संघात्मक है। वहाँ क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का पृथक्करण। अगर मैं पूरा लिख दूँ तो यहाँ शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण। दूसरा क्या होता है, शक्तियों का पृथक्करण, और हम बोल देंगे लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब लिखित संविधान। क्या होगा, लिखित संविधान। ठीक है दोस्तों। तीसरा क्या होगा, न्यायपालिका की रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कठोरता का अंश, कठोरता का अंश हो। ठीक है दोस्तों। और क्या होगा, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की सर्वोच्चता, जो कि हमने शुरू में जाना था, सर्वोच्चता। ठीक है, सर्वोच्चता किसकी, संविधान की, सर्वोच्चता किसकी, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, सर्वोच्चता। और कितने हो गए, 4 मानक हो गए। और हम कहते हैं अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी, अथॉरिटी मतलब न्यायपालिका की प्राधिकारता, न्यायपालिका की प्राधिकारता। तो ये दोस्तों ये होते हैं हमारे, कोई अगर संविधान कैसा है, संघात्मक है, तो उसमें क्या होंगे, हम देखेंगे इन सारी प्रकृतियों को। तो दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण के बारे में जाने से हमारा भारतीय संविधान क्या बोलते हैं, संघात्मक है। तो कैसे देखें, नंबर 1 हमने जाना कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देखेंगे। तो हमने देखा संविधान की अनुसूची 7 में 3 प्रकार की वो हैं। ठीक है, जो हमारी 7वीं अनुसूची है, तो उसमें क्या है, 7वीं अनुसूची में क्या होती हैं, हमारे पास 3 लिस्टें हैं। क्या, समवर्ती सूची या संघीय सूची। पहली है संघीय, दूसरी हम बोलते हैं संघीय, और राज्यीय, और तीसरी क्या है, समवर्ती। ठीक, तो 3 प्रकार की क्या है, 3 प्रकार की सूची हैं। तो इसमें जो विषय हैं वो केंद्र के पास, इसमें जो विषय हैं राज्य के पास, इसमें जो विषय हैं दोनों के पास हैं। तो वहाँ पर बढ़तक किसे दी जाएगी, वो तो एक बात है। तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि हमारी व्यवस्थाएं होती हैं कि किसके पास कौन होगा। ठीक है, मतलब सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं जिसे हम। तो ये इसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बताता है। और अन्य चीज़ों के रूप में भी हम देखते थे, जैसे कि 368 जब आर्टिकल का यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी हमारा जो संघात्मक व्यवस्था का रहता है। यदि कोई राज्य के लिए हम कानून बनाना है तो वहाँ पर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का काम करेगा कि कैसे राज्य से अनुमति लेंगे तो ही बनेगा। ठीक है, ऐसे अन्य, और जैसे राष्ट्रपति का चुनाव करना है आर्टिकल 54-55 के तहत, तो उसका निर्वाचन मंडल और निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए कितने मतलब राज्य, मतलब जो समानुपातिक प्रणाली है उसके बारे में। तो ये सब क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के उदाहरण होते हैं।
तो अब दूसरा होता है रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, यदि किसी संविधान कोई संविधान क्या है, लिखित संविधान है, तो हम क्या कहेंगे कि उस देश की कैसी प्रकृति होगी, संघात्मक। तो अपने भारतीय संविधान कैसा है, लिखित है। यूएसए का भी कैसा है, लिखित है। तो ये इसका क्या है, यदि लिखित है तो हम कह देंगे कि वो कैसा संविधान है, संघात्मक है। ठीक है। तो यूएस का भी संघात्मक, लेकिन उसका संघात्मक में कैसी व्यवस्था है, अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। लेकिन हमारी कैसी संघीयत में तो है, लेकिन संघीय प्रकार की व्यवस्था है। ठीक है। तो ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। और तीसरा हमें रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान की कठोरता। संविधान की कठोरता क्या होता है, अगर हम रिजिडिटी और हम कहें ऐसे हम ऐसे वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, नम्य और अनम्य। तो अगर हम वेन डायग्राम बनाएं तो एक डायग्राम जे हो गया, एक डायग्राम जे हो गया। यदि ये वाला थोड़ा सा पार्ट मिल गया, जैसे कि क्या है, एक संविधान है तो उसमें इतने सारे प्रावधान क्या है, नम्य है, लेकिन इसका जो अंश मिल रहा है इसमें थोड़ा तो है कठोर, इसमें पूरे कठोर है लेकिन थोड़ा तो नम्य है। इसीलिए नम्य और अनम्य दोनों प्रकार का मिश्रण। तो हमारा भारतीय संविधान कैसा है, नम्य और अनम्य बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं तो नम्य है, चाहे वो 1% ही हो। इसीलिए हम कहते हैं हमारा रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए हमारा इस संघात्मक की एक व्यवस्था होती है। दूसरा हम जानते हैं सर्वोच्चता, मतलब क्या, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है दोस्तों, कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्या होती है, सर्वोच्चता होती है। तो अगर हमने बताया था जैसे कि अगर कोई स्टेट है और कोई स्टेट गवर्नमेंट है और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो उनके लिए दोनों को पावर कहाँ स्रोत कौन है, दोनों का स्रोत कौन है। अगर स्रोत की बात करें, स्रोत क्या है, संविधान है। संविधान ही इनमें बताता है कि इस सूचियाँ हैं, इनके द्वारा इन्हें शक्ति मिली हैं। तो मतलब यहाँ पर सब मतलब शक्तियों का स्रोत कौन है, सुप्रीमेसी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमेसी है। और कोई सा लॉ है, अगर कोई सा लॉ होगा, चाहे स्टेट हो, केंद्र हो, लेकिन अगर संविधान से बारे में होगा तो वो लॉ को मान्यता दी जाएगी जो अपने संविधान में सर्वोच्च होगा। कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं होगा। तो ये क्या होता है, हमारा संविधान की सर्वोच्चता। तो हमारे यहाँ ये भी है। अब होता है अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की प्राधिकारता। तो न्यायपालिका की प्राधिकारता, अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी। तो न्यायपालिका की प्राधिकारता से तात्पर्य यह होता है कि दोस्तों कि यदि जैसे कि तुमने देखा होगा अपना प्रथम संविधान संशोधन को जो था वो उसमें भूमि अधिकार को हटा दिया गया था। तो वहाँ पर मतलब जुडिशरी को विधियों का क्या प्राधिकारता दे दी थी, विधियों का मानकीकरण। तो इसमें क्या होता है, विधियों का मानकीकरण। तो हमारा जो जुडिशरी है वो मानकीकरण करता है कि किन विधियों को मान्यता देंगे, वैधता देंगे। तो ये क्या होता है, हम बोल देते हैं अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी। और संविधान का मुख्य विश्लेषणकर्ता कौन होता है, जुडिशरी। और जुडिशरी जो कि हमारा क्या होती है, पावरफुल होती है। ठीक है, किससे, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से। तो संघात्मक व्यवस्था है तो वहाँ पर ये होगा। तो हमने ये भी जाना था कि अगर लिखित संविधान है तो उसमें जुडिशरी पावरफुल होती है, तो हमारा लिखित संविधान है। तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारे विधियों का मानकीकरण मतलब अथॉरिटी ऑफ जुडिशरी है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा ब्रीफ में क्या अच्छे डिटेल से, हमने डिटेल से ही पढ़ लिया है कि भारतीय संविधान की प्रकृति और इसके क्या मायने हैं। और संघात्मक व्यवस्था तो है, लेकिन इसके क्या हम कहेंगे, किस आधार पर कहेंगे कि संघात्मक व्यवस्था है। तो हम ये सारी जो 5 चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके ट्रिक बना लेते हैं, DSWRA। अगर DSWRA है, ठीक है दोस्तों, देवेंद्र सिंह विथ RA कुछ भी बना लो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये 5 चीज़ें होंगी तो हम कह देंगे हमारा संविधान कैसा है, संघात्मक है। तो ये हमने जान लिया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो इसके बारे में हम जानेंगे, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, हो नहीं पाएगा हमारा। और चूँकि अभी मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ वीडियो, तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है, इसलिए छोटे छोटे टॉपिक करके मैं डालूँगा। आप बिल्कुल भी निराश ना हो, देखते रहिए, रोज़ाना एक टॉपिक कवर करेंगे हम, धीरे धीरे सारा हो जाएगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देखो अधिक से अधिक सब शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि यदि कोई मिस्टेक यदि मुझसे हो जाती है तो हम उसे सुधारेंगे, ठीक है। ह्यूमन एरर हो ही जाती हैं, कोई भी हो। तो दोस्तों धन्यवाद, ओके।